मनुष्य ने मानवता का विकास बाद में किया, उसके पहले ही उसमें अपने अधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। चूंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज सरल रूप में व्यक्तियों का समूह के रूप में रहा है, प्रकृति के इस समूह में अलग अलग प्रवृत्ति और स्वभाव के लोग होने के कारण उनके विचार, भाव, भावना, संवेदना में भिन्नता होती है। आरंभ में व्यक्ति अपने विचारों को समाज में अभिव्यक्त करता रहा है, यह उसका अधिकार है, किंतु धीरे धीरे उसके वैचारिक स्वभाव में एक विचार यह भी आता है कि उसके भाव, विचार और अनुभव सर्वश्रेष्ठ है। इसी कारण व्यक्ति में यह भावना प्रबल होने लगती है कि वह समाज का नेतृत्व करे, क्योंकि दूसरों के विचार और स्थिति उसकी अपेक्षा तुच्छ और अनुच्च है। मैं समझता हूँ, नेतृत्व की भावना का विकास व्यक्ति के विचारों से होता है, फिर व्यक्ति समूह, संप्रदाय, प्रांत, राज्य, राष्ट्र और विश्व उसके आगामी लक्ष्य होते हैं। समाज की व्यवस्था का संचालन करने की प्रक्रिया से ही अधिकारों के हनन की परिपाटी का निर्माण होता है। आज यही भावना विश्व के कुछ देशों में अहंकार के रूप में विकसित हो चुकी है कि वे विश्व व्यवस्था का संचालन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास शक्ति, समृद्धि और अधिकार है। जब किसी के अधिकार बढ़ते हैं तो किसी न किसी के अधिकार कम होते हैं। नेतृत्व एक ऐसा अधिकार है और ये अधिकार समूह के किसी एक व्यक्ति को ही मिल सकते हैं, अर्थात एक के अधिकार बढ़ने से समूह के अन्य व्यक्तियों के अधिकार कम हो जाते हैं। इस प्रकार से मानव अधिकार के हनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आज भी विश्व के देशों के अंदर समुदाय में अधिकारों के असंतुलन की स्थिति बनी हुई है। आज हम देख रहे हैं, जो धनी है, विकसित है, उसके पास ज्यादा अधिकार हैं। जो गरीब है, अविकसित है, परिणाम स्वरूप उसके अधिकार भी कम होते हैं। ये विकसित और बड़े देश विकासशील देशों पर किसी भी प्रकार का संकट आने पर सहानुभूति जरूर दर्शाते हैं, लेकिन साथ ही उसकी कीमत भी मांगते हैं। अविकसित देशों के पिछड़े रहने का एकमात्र कारण प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन न हो पाना रहा है, और दूसरा कारण प्राकृतिक असंतुलन, जनसंख्या वृद्धि की परिस्थितियां हो सकती हैं, जिनके कारण वहां भुखमरी और महामारियां फैलती जा रही हैं, जिससे लोग काल के मुंह में समाते जा रहे हैं। इस बात से बड़े राष्ट्रों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 60 और 70 के दशक के दौरान अफ्रीका के अंदर भयानक हिला देने वाली भुखमरी फैली, जिसके कारण औसतन 58 लाख लोग मौत के शिकार हो गए थे। उस समय बड़े विकसित देश यह कहकर सहायता के लिए आगे नहीं आए, यह बात और कह रहे थे कि हमने गरीब राष्ट्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति का ठेका नहीं ले रखा है। वे खुद मेहनत के आधार पर परिश्रम कर अपना विकास करें, विकसित हो जाएं। सहायता न करने के पीछे कारण यह था कि अफ्रीकी देश
एक ऐसा देश है जो बड़े राष्ट्रों की सहायता की कीमत चुका पाने में असमर्थ था। एक देश की स्थिति 1991 में ऐसी थी कि 3.5 लाख लोग दाने दाने को तरसते रहे, किंतु बड़े राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्यान्न मूल्य में संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से अरबों खरबों टन अनाज समुद्र की गर्त में डुबो दिया। इन घटनाओं के अनैतिक अमानवीय नीति के क्रियान्वयन ने सिद्ध कर दिया है कि मानवीय सहायता की प्रक्रिया में संवेदनशीलता शेष नहीं रही है, जबकि मानवाधिकारों का बोध संवेदनशीलता से ही होता है। इसके विपरीत इन संकटों का राजनीतिक फायदा उठाया जाता है। देश के स्वतंत्र होने के पहले ही लोगों ने यह कल्पना की थी कि स्वाधीन भारत में शिक्षा व सरकारी कामकाज देश की अपनी भाषाओं में संपन्न कराया जाएगा। स्वाधीन होते ही देश के अनेक विश्वविद्यालयों ने इसी भावना का अनुसरण करते हुए अपनी शिक्षा और परीक्षाओं में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को समुचित स्थान भी दे दिया था। हिंदी भाषी क्षेत्रों के अनेक विश्वविद्यालयों में शिक्षा और परीक्षा का माध्यम हिंदी हो चुका था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों की सोच में अंतर आने लगा। लोग अनुभव करने लगे कि हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त नवयुवक सरकारी नौकरियों में उचित मात्रा में नहीं आ पा रहे हैं। उच्च शिक्षा की तो बात ही अलग थी, पर छोटे स्तर के पदों को प्राप्त करना भी उनके लिए बहुत कठिन हो गया था, क्योंकि सरकारी पदों पर भर्ती के लिए अंग्रेजी आवश्यक थी। ऐसी स्थिति को देखते हुए जनता के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि क्यों न शिक्षा का माध्यम फिर से अंग्रेजी कर दिया जाए। ऐसी बदलती सामाजिक धारणा को रोकना आवश्यक था, क्योंकि देश की अपनी भाषाओं को समुचित स्थान न मिलना राष्ट्रीय हित में नहीं था। अतः सरकार ने सरकारी पदों पर भर्ती की परीक्षाओं में हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता प्रदान कर दी। इससे लोगों की सोच में तो अंतर अवश्य आया, परंतु वास्तविक रूप में आज भी हिंदी या क्षेत्रीय भाषाएं उस स्थान पर नहीं आ पाई हैं जहां उनको आना चाहिए था। केंद्र सरकार ने भी अपना सरकारी कार्य हिंदी में संपन्न करने के लिए अनेक प्रावधान किए, सरकारी आदेश जारी किए, प्रशासनिक कार्य हिंदी में करने के लिए काफी बल दिया, परंतु केवल सरकारी आदेशों से कोई कार्य तब तक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक उस कार्य को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने वालों की मानसिकता न बदले। अतः सरकारी आदेशों और व्यवस्थाओं के बाद भी देश की भाषाओं को सरकारी कामकाज में वह स्थान नहीं मिल पाया जिसकी वह हकदार है। इससे हमें दुख होता है और हम इसका दोष एक दूसरे पर डालने का प्रयास करते हैं। इस संबंध में मेरा यह मानना है कि इसके लिए किसी न किसी हद तक हम हिंदी भाषी वर्ग के लोग भी दोषी हैं। यदि इस देश का सबसे बड़ा भाग अपने सारे व्यक्तिगत काम हिंदी भाषा में करना आरंभ कर दें
तो सरकार को भी साधन जुटाने पड़ेंगे।